Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल डोडा और मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। आज हम डीडीसी इंतखाबात के बारे में कोशिश कर रहे हैं कि आपको पल पल की खबर दें। आज गुंदना कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाके महला में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में जब शक्तिराज परिहार ने अपना नामजदगी कागज़ भरा तो उस दौरान उनके हिमायती भी वहाँ मौजूद रहे। परिहार के नामजदगी कागज़ भरने के बाद मुख्तलिफ सवाल पूछे गए और सवालात में कुछ इस तरीके से पूछा गया कि शक्तिराज परिहार ने 2 जगहों से अपना नामजदगी फॉर्म क्यों भरा। तो उनका ये जवाब रहा कि शक्ति परिहार ने अपना नामजदगी कागज़ मरमत से भी भरा और उन्होंने महला से भी भरा। लेकिन इसमें यहाँ पे बताता चलूँ कि कल अपोजिशन ने उनके खिलाफ ये बात बोली थी कि शक्ति परिहार ने 2 जगहों पे जो है इलेक्शन में हिस्सा लिया और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि शक्ति परिहार के लिए क्या अब सिर्फ यही रहा था कि वो डीडीसी इंतखाबात में खुद ही शिरकत कर रहे हैं। तो उन्होंने शक्ति परिहार ने उस वक़्त ये बताया कि उनके लिए मैं बताता चलूँ, अपने अपोजिशन के लिए उन्होंने कहा कि मैं उनको बताता चलूँ शक्ति परिहार ने सिर्फ 2 जगहों से नहीं बल्कि 14 जगहों से उन्होंने अपना नामजदगी कागज़ फिल कर लिया है। लेकिन यहाँ पे अवाम को समझना होगा, एक सवाल यहाँ पे उभरता है कि बीजेपी 14 जगहों से या 2 जगहों से सिर्फ एक कैंडिडेट को सामने ला रही है। क्या बीजेपी में कोई ऐसा बंदा नहीं है, क्या कोई ऐसा रहनुमा नहीं है कि जिसको बीजेपी नामजद करे, नॉमिनेट करे और यहाँ पे जो अपोजिशन है उनके खिलाफ उसको लड़वाए? क्या सिर्फ एक शक्ति परिहार रहे हैं जिनको अपोजिशन के खिलाफ वो लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं? साथ ही साथ यहाँ पे ये भी उभर कर सामने आ रहा है शायद कि कांग्रेस और एनसी वालों ने जब कल कोलेशन की है, इससे भी शायद बीजेपी को अब खतरा है कि अब कोलेशन हुई है एनसी और कांग्रेस की, और अगर एनसी और कांग्रेस आपस में मिल गए हैं इसका मतलब यह है कि शक्तिराज परिहार जो कि एमएलए थे और आज डीडीसी इंतखाबात में हर जगह से खुद लड़ रहे हैं, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि बीजेपी को अब कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसी से खतरा है। तो साथ ही साथ वहां पे इस तरीके से और भी सवालात किए गए। साथ ही साथ यह पूछा गया कि मरकजी सरकार इंतखाबात पे इंतखाबात कर रही है, आवाम भी इसको समझ रही है और आवाम को समझना चाहिए जम्मू कश्मीर में इस साल पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर की आवाम को बेवकूफ़ों की तरह इंतखाबात पे इंतखाबात दिखाए जा रहे हैं। उनको इलेक्शनों पे इलेक्शन में हिस्सा लेने की कोशिश की जा रही है, कभी म्यूनिसिपल के इलेक्शन और कभी पंचायती राज के इलेक्शन और अब डीडीसी के इलेक्शन। यहाँ पे आवाम को समझना होगा कि आवाम को सिर्फ उलझनों पे उलझनें क्रिएट की जा रही हैं और आवाम अगर इस वक्त चौकन्ना नहीं रहेगी और आवाम अगर इस वक्त इन चालों को नहीं समझेगी तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल, चिनाब वैली का मुस्तकबिल या इंडिया का मुस्तकबिल कहाँ की ओर जा रहा है और हिंदुस्तान के युवा का, यहाँ के लोगों का मुस्तकबिल कहाँ की तरफ जा रहा है। पढ़ाई से भी किसी भी तरीके से जो है रुकावट बन रही है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन किए जा रहे हैं। और उस दौरान वाकई अब देखना यह है कि डीडीसी इंतखाबात में क्या तरक्की होगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं पंचायती इंतखाबात हुए, म्यूनिसिपैलिटी के इंतखाबात हुए, अब डीडीसी के इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन आपको वो वक्त भी याद होगा जब यहाँ पे बैक टू विलेज की स्कीम जारी हुई। बैक टू विलेज स्कीम के 3 फेस हुए और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि पहली जो बैक टू विलेज का पहला हिस्सा था उसमें भी वही डिमांड लोगों की रही, दूसरे फेस में भी वही डिमांड रही और तीसरे फेस में भी वही डिमांड रही। आप खुद जान सकते हैं कि तरक्की कितनी हुई, कितने लोगों के मसाइल पर गौर किया गया कि बार बार एक ही मसला दोहराया जा रहा है लेकिन आवाम का मसला कोई सुन नहीं रहा है। तो आप इस पे भी गौर कीजिए। और साथ ही साथ उस दौरान वहां पे महला में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या रहनुमा हैं इश्तियाक अहमद वानी, उन्होंने भी जो है इस बारे में बात की। उनसे पूछा गया कि आप बीजेपी के साथ क्यों हैं और आप बीजेपी के साथ कब से हैं। तो उनका कहना है कि वो 25 साल से, पिछले 25 साल से, जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, उनका कहना है कि पिछले 25 साल से वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अब उनसे पूछा गया आप बीजेपी के साथ क्यों, उनका कहना है कि बीजेपी में मुझे प्यार मिला, मोहब्बत मिला, वकार मिला, इज्जत मिला, इकराम मिला। तो यहां पे भी आपको समझना होगा
क्या जो बाकी जो अपोजिशन की पार्टियां हैं क्या उनमें इज्जत नहीं है? क्या उन रहनुमाओं में इज्जत नहीं है आवाम के लिए कि हर जगह से तारीफ कर रहे हैं कि बीजेपी में जो है इज्जत मिली? इस पे भी आवाम को गौर करना होगा। तो उसी दौरान जब हम मुख्तलिफ तरीके से उनको पूछे तो वहां पे एक आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल मजीद, उन्होंने भी अपना नामजदगी कागज़ फिल किया है और उनसे जब बातचीत हुई कि आपने अब्दुल मजीद को जब बताया गया कि आप बताइए, उनसे पूछा गया कि आपने ये नामजदगी कागज़ क्यों जो है यहाँ पे फिल किया, उनका कहना है कि मैं एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखता हूँ और गरीब आवाम की आवाज़ सुनने या उनका दर्द समझने वाला अगर कोई है वो गरीब ही हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि आवाम उनको जिताए और गरीब जब उनके लिए आवाम के लिए आवाज़ उठाएगा उसमें गरीबों का दर्द होगा। इस तरीके से उनके अल्फाज हैं। अब देखना यह है कि आवाम का रुख किस तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आज अब देखा गया कि बीजेपी की जो गाड़ियां वहां के लिए गई थी तकरीबन 150 या कुछ काफ़ी गाड़ियां, यहाँ डोडा से तकरीबन 20 गाड़ियां गई, उसके बाद जोधपुर से उसके आगे जितने भी गांव आते हैं वहां से गाड़ियां मिली। तो यहां पे भी कहीं ना कहीं पता चलता है कि अवाम बीजेपी के साथ है। और उसमें सबसे बड़ी बात तो मैं आपको यह बता दूं कि जब मोहल्ला में जुलूस हुआ बीजेपी का, वहां पे मुसलमानों के हाथ खड़े करवा दिए गए। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वहां पर हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों के हाथ दिखने को मिले। तो यहां पे भी आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं या तो बीजेपी के साथ लोग हैं या तो तरक्की हुई है या किस तरीके से जो है बीजेपी का साथ दे रहे हैं लोग, और कांग्रेस और एनसी की जो कोलिशन हुई है कितना इससे अब बीजेपी डर रही है। इन तमाम सवालों के जवाब आप सुनिए हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमने वहां पे बातें की हैं लोगों के साथ, आप इसमें जुड़िए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा में आप सबका इस्तकबाल। इस वक्त शक्तिराज परिहार ने अपना नामजदगी कागज़ मोहल्ला से फिल कर लिया है। आइए इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि मोहल्ला में जब इन्होंने फिल किया है फॉर्म, आप क्या बताना चाहते हैं सर? मैं लोगों का धन्यवाद करूंगा। यहाँ पे जितने भी इस गुंदरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग वो वहाँ घट से लेके यहाँ तक पूरे इलाके के लोग जो जन सैलाब आज यहाँ पे उमड़ा, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और ये विश्वास देना चाहूँगा कि इस एरिया की जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 4-5 सालों में, जो भी पेंडिंग काम होंगे उनको पूरा किया जाएगा। सर परसों आपने जो मरम्मत में बयान दिया है कि मरम्मत में बीजेपी ने डेवलपमेंट के काम किए हैं, इसलिए आपको पूरा भरोसा है कि वहाँ से लोग आपको वोट देंगे, तो बताएगा उनकी जो हालत आज की डेट में है और खासकर कांग्रेस की इतनी दुर्दशा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर कैंडिडेट बनाया जा रहा है। सर कल अब्दुल मजीद वानी ने यह भी बताया कि शक्तिराज परिहार को आप क्या सिर्फ डीडीसी इलेक्शन ही रहा था? उन्होंने ये भी कहा कि ये 2-2 जगह से लड़ रहे हैं। उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं 2 जगह से नहीं, डिस्ट्रिक्ट की 14 जगहों पे मैं लड़ रहा हूं। जितने भी हमारी 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो डिस्ट्रिक्ट की हैं, भारतीय जनता पार्टी सर मैं 2 से नहीं, उनकी जानकारी के लिए 14 की 14 कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और शक्ति परिहार वहाँ पे लड़ रहा है। मजीद वानी लड़ रहा है। तो शक्ति राज को अगर ये चीज इस वक्त 2 जगह से वो लड़ रहा है तो उसका मतलब उसकी खुद गर्जी है। क्या हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल कोई आदमी नहीं था? क्या गर्ज थी, क्या माजरा है? ये जो ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, ये जो नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहाँ है? उन्होंने ये भी कहा कि आप कोलेशन हो रही है, अब हम किसी भी तरीके से शक्तिराज को हरा सकते हैं। क्या ये साबित हो सकता है? वक्त बताएगा। ये लोग आप जो देख रहे हैं वो कोलिशन कर रहे हैं, अलायंस कर रहे हैं डोडा में बैठ के। उनको ग्राउंड सतह पे यहाँ जमीनी हकीकत क्या है उसकी कोई जानकारी नहीं है। शक्ति परिहार भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग साथ में हैं और इन लोगों ने ही वोट दे के पार्टी को, कैंडिडेट को जितवाना होता है। सर ये भी कल जब बात हुई, बात के दौरान उन्होंने कहा शक्तिराज परिहार अगर हर जगह से जो है इलेक्शन में नामजदगी कागज फिल कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी कोई खुदगर्जी है, वो पब्लिक के लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि अपनी खुदगर्जी है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक राज है, वो आगे 2-3 दिन में हम आपको बता देंगे। मैं तो ये चाह रहा था कि जो उनके घर के लोग, कोई उनके बड़े दिग्गज नेता लड़ना चाह रहे थे, इसलिए मैंने ये कहा था कि मैं 2 जगहों से लड़ रहा हूं जो ओपन कॉन्स्टिट्यूंसीज है। लेकिन जो हम चाह रहे थे कि वो लोग लड़ें, वो नहीं आए मैदान में। इसलिए अब देखते हैं क्या करना होगा, क्या रणनीति, जो गुप्तकार अलायंस जो हुआ है
उसके अगेंस्ट किस तरीके से हमने काम करना होगा हम करेंगे। सर आपने बताया गुपकार अलायंस जिस तरीके से यहाँ के जो मुख्तलिफ पार्टीज एक साथ एकजा हुई हैं, क्या वो आर्टिकल 370 को रिवोक कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? ये आप उनसे पूछें कि उनका एजेंडा क्या है। भारतीय जनता पार्टी का यही एजेंडा है कि हम यहाँ के भाईचारे को, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को इकट्ठा करके यहाँ की डेवलपमेंट, हमारा एक ही मुद्दा है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट जो फार फ्लंग एरिया है, यहाँ की डेवलपमेंट हमारी प्रायोरिटी रहेगी। नाजरीन, मोहल्ला में देखने को मिल रहा है यहाँ पे मुस्लिम जो कार्यकर्ता है बीजेपी से, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? इश्तियाक अहमद वानी। आप कब से, कितने अरसे से बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं और इसका राज क्या है, क्यों आप इसके साथ काम कर रहे हैं? मैं पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। आपने सवाल किया कि आप क्यों इनके साथ हैं। हम विकास, तरक्की और खुशहाली के लिए, मेरे वालिद यहाँ से डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक रहे हैं, मेरे भाई रहे हैं, मैं एक कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। हमने सोचा कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई से ऊपर उठकर हम विकास, रोड, सड़क, अस्पताल, स्कूल, छोटे बच्चों की शिक्षा, उसके लिए ध्यान देंगे। और उसके लिए मैंने देखा कि मैं पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी से अगर जुड़ा तो मुझे वहाँ प्यार, इज़्ज़त, मुकाम मिला। और मैं अपने समाज के लोगों को भी बोलता हूँ कि अगर आपको प्यार, इज़्ज़त और मुकाम चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को, आप इनको करीब आकर देख नहीं रहे हो और दूसरे के कैमरे से आकर आप इनको देख रहे हो, आप खुद आकर करीब आकर इनको देख लीजिए। बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, बहुत आपको यहाँ आला इंतज़ाम मिलेगा हर लिहाज से। और हम दूसरी जमात के, जैसे अभी आपने सवाल किया था परिहार साहब को कि वो क्यों नहीं उतरे, मेरे भाइयों मैं खुलकर एक बात बताऊंगा, चुनाव में वही उतरता है जिसको आवाम पर पूरी पकड़ होगी। और परिहार साहब ने अगर 2 जगह से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उनको आवाम से सिग्नल आया होगा। उनको आवाम से सिग्नल नहीं आया होगा, उनको लगा होगा कि हमने आवाम में पकड़ खो लिए हैं तो हम इधर बीच में जाकर काय को पिटेंगे, इसलिए पढ़े लिखे बच्चों को वो गुमराह कर रहे हैं और इस युद्ध में उन्होंने उनको उतारा। मतलब आपको ये लगता है कि इस वक्त बीजेपी किसी भी तरीके से यहाँ पे जीत सकती है, क्योंकि बाकी पार्टियां यहाँ पे आने के लिए ही नहीं आ पा रही हैं, मतलब वो आना ही नहीं चाह रही हैं यहाँ? नहीं, किसी भी तरीके से नहीं, आवाम के वोट से हम जीतेंगे। किसी भी तरीका तो और कोई है ही नहीं। जब तक हमें आवाम वोट नहीं देगी तो आपको लगता है यहाँ पे फुल सपोर्ट है आवाम की बीजेपी को? पूरी सपोर्ट। और मुझे लगता है कि शक्ति परिहार जी जमानत जब्त कर जाएंगे दोनों जगहों से, जो भी कैंडिडेट इनके खिलाफ उतारे गए होंगे, क्योंकि उनके दूल्हे रोज शाम को चेंज होते हैं। शाम को एक, सुबह दोपहर को दूसरा। अभी मुझे नहीं लगता है कि सुबह नॉमिनेशन फाइल करने तक क्या वो टिके रहेंगे अपनी जगह पर, कि या कुछ और रणनीति तैयार करेंगे। मतलब आपका कहना यह है कि वो शायद डर रहे हैं, इसीलिए वो आना नहीं चाहते हैं फील्ड में? वो खुद ही डरे हुए हैं, नहीं तो वो दोनों मजबूत कैंडिडेट थे। अगर एक्स एमएलए शक्ति परिहार जी है, विधायक रहा है, मिनिस्टर रहा है, जब इसको कोई शर्म नहीं आई है इस युद्ध में उतरने के लिए, तो उनको कौन सी शर्म आ रही है कि वो इस युद्ध में उतरेंगे? जी हाँ नाजरीन, मोहल्ला में ही यहाँ पे एक आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अब्दुल मजीद, और हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे नामजदगी कागज़ भरा है, किस वक्त भरा? और शुक्रिया जनाब, मैंने आज 2 बजे अपना नामजदगी फार्म जो है वो दायर किया है। तो एज ए बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैं पंचायत गढ़त्तर ए से रहाइश करता हूँ। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी तमाम आवाम से कि वो एक गरीब नुमाइंदे को यहाँ से वोट करें और सपोर्ट करें, ताकि इस गरीब आवाम को सपोर्ट मिलेगी। इस इलाके में हमेशा अमीरों का राज रहा है, तो यहाँ से कोई गरीब, कोई गांव का, कोई देहात का कोई लीडर सामने अभी तक नहीं आया है। हमेशा यहाँ को बाहर का लीडर चुन के आना पड़ता है। इसलिए मैंने आज अगर आप जीत जाते हैं तो आप क्या तरक्की करेंगे यहाँ पे, जैसे कि बाकी सबका साथ, सबका विकास, आपका नारा क्या होगा? हमारा नारा यही रहेगा कि हम बुनियादी कामों पर नज़र रखेंगे। हमारे यहाँ इलाके में बहुत बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो बहुत कम है अभी तक। और पिछले 4 साल से बिजली की बहुत कमी हो रही है, पानी की बहुत कमी हो रही है, स्कूलों में कोई देखभाल नहीं हो रही है। तो आपको लगता है अगर आप जीत जाएंगे तो ये सब काम यहाँ पूरी करेंगे? इंशाल्लाह हम सब काम पूरे करेंगे।